नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है जो एसके पब्लिकेशन की है, जिसका नाम अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, जो आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। सामान्य ज्ञान की अग्निवीर के लिए सबसे उत्तम पुस्तक है। इसे आज खरीद कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के भूगोल भाग नंबर 4 को, और इस भाग नंबर 4 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? यहां पे ऑप्शन ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है सिक्किम और डी है उत्तर प्रदेश। इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो बी इसमें सही होगा। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता जिस नदी पर है वो नदी है हुगली। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है श्रीमती ममता बनर्जी, जो भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिनका संबंध टीएमसी पार्टी से है। टीएमसी मतलब है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इसमें जो बाकी ऑप्शन है, ए असम, असम में माता कामाख्या का मंदिर है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचन जंगा चोटी है। सिक्किम की जो राजधानी है उसका नाम गंगटोक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहीं पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको याद करना है। लेकिन जैसे ये दार्जिलिंग है, ये तो पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल और है जो आपको याद करने हैं। जैसे अल्मोड़ा पर्यटन स्थल पूछे, आप बताएंगे उत्तराखंड में। आपसे पूछे मैसूरी, आप बताएंगे उत्तराखंड में। नैनीताल पूछे, आप बता देंगे उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान और डी है तमिलनाडु। तो देखिए, लिग्नाइट जो है वो कोयले की एक किस्म है। और कोयले की 4 किस्में होती है, जिसमें सबसे जो उत्तम किस्म होती है वो एंथ्रोसाइट है। तो एंथ्रोसाइट कोयले की सबसे उत्तम किस्म है। 4 किस्में होती है, जिनमें से एक बिटुमिनस है, एक लिग्नाइट है और एक पिट है।
तो जो लिग्नाइट होती है वो कोयले की तीसरी उत्तम किस्म होती है, जो आपको तमिलनाडु में इसकी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कोयले की उत्तम किस्म है। आपको एक कोयला क्षेत्र याद करना है जिसका नाम है रानीगंज। जो ये रानीगंज कोयला क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में है, और एक कोयला क्षेत्र है झारिया जो झारखंड में है। तो ये प्रमुख कोयला क्षेत्र आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो यहाँ पे आपसे रबी फसल पूछी गई है। ऑप्शन ए में गेहूं है, बी में दहान है, सी में ज्वार और डी में बाजरा है। तो सबसे पहले हम रबी फसल की बात करें तो रबी फसल वो फसलें होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जिसकी कटाई कर ली जाती है। तो जो प्रमुख रबी फसल इनमें से है वो आ जाएगा ए गेहूं। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब रबी फसल है। बाकी जो इसमें ऑप्शन बी, सी और डी है ये सब कैसी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। जैसे अगर आपसे पूछे बताइए चावल कैसी फसल है, तो आप बता देंगे चावल एक खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा और डी है तमिलनाडु। इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास कर्नाटक। तो बी सही होगा। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में ब्राजील प्रथम स्थान पर है कॉफी या कहवा के उत्पादन में। इसके अलावा देखिए जो ऑप्शन ए है आपको याद करना है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो आप बता देंगे केरल में। उड़ीसा में कुछ प्रमुख मंदिर है, जैसे यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कोरनाक मंदिर। इसी कोरनाक मंदिर को कहा जाता है सूर्य मंदिर, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और जो कोरनाक मंदिर है ये जो भारत का जो 10 रुपये का जो नया नोट आया था 2016 के बाद, उस पर कोरनाक मंदिर का चित्र स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के मदुरै में एक मीनाक्षी मंदिर है। तो यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है मदुरै तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसमें ऑप्शन ए है सोन, बी है गोदावरी, सी है महानदी और डी है नर्मदा। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका नर्मदा। तो नर्मदा अमरकंटक का उद्गम स्थल है। इसमें जो गोदावरी है बी में, तो बी जो गोदावरी है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक के समीप से आता है। इसमें जो ऑप्शन सी है महानदी, ये महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय मानक समय है। भारतीय मानक समय कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसमें ऑप्शन ए है ग्रीनविच समय से 4.5 घंटे आगे, बी में है ग्रीनविच समय से 4.5 घंटे पीछे, सी में है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे,
और डी में है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे पीछे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक पृष्ठभूमि समझना जरूरी है इस क्वेश्चन की। तो देखिए, एक देशांतर खींची जाती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर, और जो ये 0 डिग्री देशांतर है ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। तो ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है ये 0 डिग्री देशांतर। देशांतर क्या होती है? जो ध्रुवों को आपस में मिलाए, जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो देशांतर कहलाती है। और जो भारत का मानक समय है, तो देखिए भारत का जो मानक समय है, जैसे मान लीजिए भारत की स्थिति है, तो जो ये मानक समय है ये 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, जो इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरता है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं भारत का मानक समय क्या है, तो आप बताते 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है वो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे या पीछे है। तो ये रहा ग्रीनविच नामक स्थान। तो ये जो ग्रीनविच नामक स्थान है, देखो यहां से लेकर जो भारत का मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इनके बीच में जो देशांतर है वो कितनी है? 82.5 डिग्री देशांतर है। जो ये 82.5 डिग्री देशांतर है, तो एक देशांतर को जो पार करने में समय लगता है वो 4 मिनट का है। एक देशांतर को पार करने में, जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 82.5 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखो 82 देशांतर है, एक को पार करने में 4 लग रहा है, तो 82 को पार करने में लगेगा 328 मिनट। अभी आधा बाकी है। जब एक को 4 लग रहा है तो आधे को 2 लगेगा, तो +2, तो ये हो गई 330 मिनट। और 330 मिनट को मैं 5.5 घंटे लिख सकता हूं। तो अब देखो 5.5 घंटे कहां कहां पर है? एक ये 5.5 घंटे है, एक ये 5.5 घंटे है। तो अब ये ऑप्शन में लिखा है आगे और पीछे, तो बताओ 5.5 घंटे आगे या पीछे है? तो आंसर आएगा भारत ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर हमें हमेशा आगे होगा। अगर यहां पश्चिमी देशांतर होता 82.5 डिग्री, तो हम कहते 5.5 घंटे पीछे है। भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए 5.5 घंटे आगे होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए श्रीनगर, बी उदयपुर, सी भोपाल और कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी उदयपुर। अगर उदयपुर नहीं आए तो आप बता सकते हैं राजस्थान, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में है। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं? तो देखिए राजस्थान में एक झील तो है पिछोला, जो राजस्थान के उदयपुर में आ गया, इसमें बी ऑप्शन सही था। एक यहां पर है डिडवाना झील, यहां पर इसके अलावा राजसमंद, जयसमंद
और सबसे महत्वपूर्ण है सांबर झील। तो ये सारी झीलें राजस्थान में है जो आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की राजधानी क्या है? तो जो झारखंड की राजधानी है इसमें ऑप्शन ए धनबाद है, बी हजारीबाग है, सी रांची है और डी है कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची है। धनबाद जो इसमें ऑप्शन ए है ये भी झारखंड में ही है, लेकिन क्वेश्चन में राजधानी पूछा इसलिए रांची आएगा। तो धनबाद जो झारखंड में है इसे कोयला नगरी कहा जाता है, धनबाद को। हजारीबाग भी झारखंड में है। अगर आपसे पूछता है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क ये सब कहाँ है तो बता देंगे झारखंड में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। अब वो 8 राज्य कौन कौन से? तो देखिए, गुजरात, यहां पे गुजरात है। गुजरात के बाद ये जाएगी राजस्थान में, राजस्थान के बाद जाएगी ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद जाएगी ये छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाद ये जाएगी आपकी झारखंड में, झारखंड के बाद जाएगी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, फिर दोबारा भारत में आती है, फिर ये त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो देखिए, अब इसमें ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, नहीं गुजरती, बी हरियाणा है, नहीं गुजरती, सी हिमाचल प्रदेश है, नहीं गुजरती, डी देखिए मध्य प्रदेश। जो नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश है, तो हम कह देंगे कि मध्य प्रदेश से गुजरती है। कहने का मतलब है ये वो 8 राज्य है जिनसे गुजरेगी, बाकी इनके अलावा कोई भी राज्य हो उनसे ये नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा नहीं बनाती तो ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी महानदी और डी कावेरी। तो डेल्टा नहीं बनाती तो आंसर आ जाएगा बी नर्मदा। तो आपको क्या याद करना है? नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। बाकी गोदावरी हो, महानदी हो, कावेरी हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सब डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिजोरम की राजधानी कहां है? तो ऑप्शन ए कोहिमा, बी इंफाल, सी गंगटोक और डी आइजोल। तो जो मिजोरम की राजधानी आ जाएगा वो आ जाएगा डी आइजोल। आपको कुछ राज्य हैं जो पूर्वी भारत में स्थित है, उनकी राजधानी आपको याद करनी है क्योंकि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जैसे मिजोरम की राजधानी पूछे तो आप बताएंगे आइजोल। अरुणाचल प्रदेश प्रदेश की राजधानी पूछे तो आप बताएंगे ईटानगर। मणिपुर की पूछे तो आप बताएंगे इम्फाल। अगर आपसे पूछे नागालैंड तो नागालैंड के आप बता देंगे कोहिमा। अगर आपसे असम की पूछे
तो आप बता देंगे दिसपुर। त्रिपुरा की पूछे तो बता देंगे अगरतला। अगर आपसे मेघालय की पूछे तो आप बता देंगे शिलोंग। अगर सिक्किम की पूछे तो बता देंगे गंगटोक। ये कुछ भारत के पूर्वी राज्य हैं जिनकी राजधानियां आपको याद करनी है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड पेपर में अक्सर पूछता है राजधानी बताइए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला 12 नंबर, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपको बताना है जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं ये सभी बंदरगाह हैं और भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो देखिए अगर हम देखें तो देखिए कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, तो ये रहा आपका कांडला बंदरगाह। मारमा गोवा बंदरगाह ये गोवा में है, तो यहां पर स्थित है आपका मारमू गोवा। सी है इसमें बी जो कोच्चि है, कोच्चि मतलब केरल में है ये, तो ये रहा आपका कोच्चि। और डी है, डी मतलब पारादीप, और पारादीप जो बंदरगाह वो उड़ीसा में है, तो आपका ये रहा पारादीप। तो देखो ये जो तट है आपका, इस तट को कहते हैं पूर्वी तट, और जो ये वाला तट है इसको कहते हैं पश्चिमी तट। तो क्वेश्चन क्या है? पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। तो देखो कांडला, कोच्चि और मारमा गोवा ये सब पश्चिमी तट पर है, इसलिए 3 तो ऑप्शन में आंसर नहीं आ सकते हैं। तो इसमें बचा है डी पारादीप। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है और ये पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व यहां पे पूछा गया है वाला प्रांत कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रांत पूछा है, तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी उत्तर प्रदेश। इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी, बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो देखिए आपको 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े याद करने हैं। जैसे अगर आपसे पूछे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, बता देंगे केरल। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य पूछे हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे केरल। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछे बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे सिक्किम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, क्योंकि 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन 21 वाली नहीं हो पाई है अब तक। तो अभी तक हम आंकड़े 2011 वाले ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार का शोक है ए दामोदर, बी सोन नदी, सी कोसी और डी गंडक। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा अगर कभी किसी पेपर में आपसे पूछे बताइए चीन का शोक, तो आप बता देंगे चीन का शोक है हांगहो नदी। और चीन में एक नदी बहती है यांगसी कयांग नदी, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो हांगहो नदी चीन में है, लेकिन चीन का शोक कहलाती है, इसलिए बिहार का शोक यहाँ पे अपना कौन सी नदी है? कोसी नदी आ जाएगा। इसमें सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कौन किसकी सहायक नदी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा है, सी सिंधु है और डी यमुना है। तो पहले तो हम इसमें आंसर देखते हैं, इसमें आंसर सीधा आ जाएगा आपका ए ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा की सहायक है यमुना, तो यमुना किसकी सहायक होगी? गंगा की सहायक हो गई। सिंधु की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो इसमें झेलम, चीनाब, रावी, व्यास और सतलज। सतलज भी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये पांचों सिंधु की सहायक नदी है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।